नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी कांग्रेस को भीतरघात का डर सता रहा है। बागी नेताओं ने बीजेपी और कांग्रेस की परेशानी बढ़ाई हुई है। डैमेज कंट्रोल के सारे जतन फेल हो रहे हैं। अब ये बागी नेता स्थानीय स्तर पर चुनाव के दौरान वोट बैंक का गणित बिगाड़ सकते हैं, जिसके चलते बागियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस ने निष्कासन की कार्रवाई बागियों पर तेज कर दी है, लेकिन इस बीच अभी भी दोनों पार्टियां मैदान में उतरे अपने रूठे साथियों को मनाने में जुटी हैं। अब ऐसे में सवाल यही कि क्या समय रहते दोनों दल डैमेज कंट्रोल करने में सफल हो पाएंगे? क्या दोनों दलों को इस कार्रवाई का दूसरे बागी नेताओं पर असर पड़ेगा? आखिर बागियों की बगावत किस पर भारी पड़ेगी? अटेंशन में हम इसी सवालों का जवाब तलाशने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए खास रिपोर्ट। शहर सरकार के चुनाव में टिकट वितरण से उपजा असंतोष बगावत में तब्दील हो गया है। भाजपा और कांग्रेस के आला नेताओं की मान मनोबल के बाद भी कुछ बागी नेता निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए हैं, तो कुछ ने दूसरे दलों का ही दामन थाम लिया। अब ये स्थिति दोनों ही दलों के अधिकृत प्रत्याशियों के लिए मुसीबत बन गई है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों को भीतरघात का खतरा सता रहा है, जिसके चलते भाजपा से खुद सीएम शिवराज और वीडी शर्मा को बागियों से बात करनी पड़ रही है, तो कांग्रेस से दिग्विजय सिंह और सुरेश पचौरी मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन बागियों को मनाने के ये सारे हथकंडे अब तक फेल साबित हुए। इसके चलते अब दोनों ही दलों ने बागियों को समझाने की जगह एक्शन लेना शुरू कर दिया है। बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ जो बागी मैदान में है, उनको लेकर तमाम तरह की धमकियां भी पार्टी की तरफ से मिल रही हैं। डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी संगठन ने जिला अध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी की तरफ से संगठन के 57 जिलों में जिला अध्यक्षों से कहा गया है कि वो हर हाल में बागियों से निपटे। अब इसी बीच 20 जिलों में बागियों पर बीजेपी का बड़ा एक्शन देखने को मिला। बीजेपी ने भोपाल के 24 नेताओं समेत प्रदेश भर के 200 से भी ज्यादा कार्यकर्ताओं पर एक्शन लिया, तो वहीं कई और जिलों से भी शिकायत मिलने पर कार्रवाई जारी रखने की बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश में लगभग 20 जिलों में 200 के अंदर ही ऐसे कार्यकर्ता जिनको जो 22 तारीख को नाम वापसी के बाद भी बने रहे। अनेक कार्यकर्ताओं ने नाम वापसी के बाद भी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में बैठ गए, उनका समर्थन किया। बाद इसके जो बने रहे उनके लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनको अवसर दिया कि आप अभी भी पार्टी के समर्थन में भूल हो जाती है, उसको सुधारिए। लेकिन ऐसे लोग जो बने रहे और नहीं मान रहे थे और पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे, ऐसे लगभग 20 जिलों के करीब 200 कार्यकर्ताओं के खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी के विधान में 25(9) में ये उल्लिखित है कि जो भी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा वह 6 वर्ष के लिए निष्कासित होगा। बागियों ने कांग्रेस की भी चिंता बढ़ा दी है। यह बागियों से निपटने की जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और सुरेश पचौरी को दी गई है। नाराज कांग्रेस नेताओं और पूर्व पार्षदों ने कांग्रेस दफ्तर जाकर सामूहिक इस्तीफा दे दिया। जहां दिग्विजय सिंह बागियों को समझाइश दे रहे हैं, तो वही सुरेश पचौरी भी बागियों से बात कर उन्हें शांत करने में जुटे हुए हैं। लेकिन बावजूद इसके बागियों की बगावत थमने का नाम नहीं ले रही। अब इसके बाद कांग्रेस का भी एक्शन देखने को मिला। सोमवार को कांग्रेस ने अपने 34 पदाधिकारियों को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। साथ ही पार्टी ने चेतावनी दी है कि संगठन के खिलाफ जाने वाले नेताओं पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। किसी भी तरह के पार्टी विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस नेता का कहना है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को बागी नहीं बोलते हैं, न ही कार्रवाई की जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को बागी कह सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए इस तरह के लोग राजनीतिक डकैत हो सकते हैं। डकैत यानी बागी यानी डकैत। हम हमारे किसी भी ऐसे कांग्रेस के साथी को बागी शब्द से संबोधित नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उसने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमारे साथ संघर्ष किया है। हो सकता है कि आज वो टिकट नहीं मिलने की वजह से हमारे उम्मीदवार के खिलाफ लड़ रहा है, मगर हम उसे इतना अपमान नहीं कहेंगे कि उसे बागी शब्द कहें। बागी शब्द, गद्दार शब्द, राष्ट्रद्रोही, ये भारतीय जनता पार्टी की कुनबे में ही अच्छा लगता है। हमारे यहाँ कोई बागी नहीं है, और यदि होगा भी जो पार्टी के खिलाफ निर्णय के खिलाफ लड़ रहा है, विचारधारा के खिलाफ नहीं लड़ रहा है,
तो भी हम उसे अपना ही मानते हैं और कमोबेश वो आगे पीछे हमारे साथ आएगा। मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में बागियों ने भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही समीकरण बिगाड़ दिए हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस ने कई बागियों पर कार्रवाई करके बाकी बागियों को एक चेतावनी भी दी है। अब देखना होगा कि नगरीय निकाय चुनाव में इस कार्रवाई का कितना असर देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। और एक पिक्चर का मशहूर डायलॉग था कि हम डकैत नहीं बागी हैं। वो के मिश्रा जी भी कह रहे हैं कि हमारे सहयोगियों को हम बागी नहीं कहेंगे ना डकैत कहेंगे, क्योंकि वो विचारधारा के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, उनको टिकट नहीं मिला। लेकिन अगर थोड़ा सा पीछे चलें, हालांकि मुद्दा नहीं है, लेकिन चूँकि अब मिश्रा जी ने जो कहा है तो उन्होंने अपने उन्हीं सहयोगी विधायकों को गद्दार, बिकाऊ, बागी, डकैत और ना जाने कौन कौन से अलंकरणों से नवाजा था। तो क्या तब वो उनकी गलती थी या अब वो भूल सुधार कर रहे हैं या उससे सबक लेकर उन्होंने ये नया शब्द गढ़ा है? देखिए, राजनीतिक कार्यकर्ता प्रवक्ता जो है वो इसी प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, उनको हम भी बहुत ज्यादा महत्व नहीं देंगे और आप भी मत दीजिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि कांग्रेस का कोई प्रवक्ता आए या कोई और नेता आए, वो भाजपा के बारे में ही बोलता है, अपनी पार्टी के बारे में नहीं बोलता। आप देख लीजिए, के मिश्रा जी ने एक बार कांग्रेसी शब्द का इस्तेमाल किया, कांग्रेस एक बार भी नहीं बोला, और भारतीय जनता पार्टी 6 बार बोला है। तो ये लोग कांग्रेस के प्रवक्ता होकर के भी भाजपा का इतना प्रचार क्यों करते हैं? मैं आज तक इनकी राजनीति का ये तरीका नहीं समझ पाया। अब आपने मीन मेख निकाली तो भाजपा के शब्द का बागियों का मतलब कोई डकैत बनने जा रहा है क्या? यहाँ भाई, बागी का मतलब होता है जो आपके फैसले के खिलाफ बगावत कर दे, उसको बागी कहा जाता है। बगावत को डाकू, डकैत और यहाँ तक पहुंच रहे हैं, इसका तात्पर्य ये है कि ये भाजपा के हर निर्णय को, हर विषय को महत्व देते हैं। कोई भी राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो है वो हमेशा उसके नाम का भी उपयोग नहीं करता, वो अपनी बात कहता है ताकि लोग आकर्षित हों। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे भाजपा की डिक्शनरी लेकर के बैठ गए और उनके खिलाफ कितना बोला जा सकता है वो बोलते हो। तो ये बात एक मनोज जी बिल्कुल ऐसी बात है जिसके ऊपर आपको और हमको अब चर्चा नहीं करना चाहिए। अगली बात यह है कि आज जो लोगों ने पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा है, वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ा हो या भाजपा वाले के खिलाफ लड़ा हो, दोनों ही के बारे में एक सामूहिक बात मैं इकट्ठी एक बात कहता हूं जी। जनता इस लोकतंत्र में 75 वर्ष का लोकतंत्र हो गया, 70 वर्ष का, जिसमें वो अच्छे से जानती है कि कौन व्यक्ति को टिकट मिली है और कौन को वोट देना है। जो पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता होते हैं वो तो अपने प्रत्याशी को वोट देंगे, वो विरोधी को नहीं देंगे। विरोधी को जिताने के लिए जब यदि पार्टी का ही नेतृत्व लग जाएगा तब बात अलग है। हमारे यहाँ भोपाल में हमने पिछले नगर निगम के चुनाव में अच्छे से देखा था कि मोनू गोयल को जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो विधायक और पूर्व विधायक हैं और महापौर रहे हैं, वो उसको जिताने के लिए लग गए थे। तो इस तरह से यदि कोई जिताने के लिए लगेगा तब जो है पार्टी के खिलाफ बगावत करने वाला व्यक्ति जीतता है, अदरवाइज पार्टी के खिलाफ बगावत करने वाले जीतने का बाय द वे इतिहास होता है। एक उदाहरण मैं और देता हूं जी। एक व्यक्ति को उमाशंकर जी ने टिकट नहीं दी थी, लोग कार्यकर्ताओं को ये लगा कि ये बिल्कुल गलत निर्णय हुआ है, इसलिए उस यादव, शायद संभवतः मैं नाम यदि सही ले रहा हूं तो उसने जो है जगदीश यादव, उसने फिर निर्दलीय जीत करके और भाजपा ज्वाइन की थी बाद में। तो कुल मिलाकर के ये है कि जिसको कार्यकर्ता चाहेंगे वो ही चुनाव जीतता है। निर्दलीय बागी होकर के कोई चुनाव नहीं जीत सकता। निर्दलीय केवल वो चुनाव जीतता है मनोज जी जिसका समाज में एक इम्पैक्ट है, वो पार्टी बंधनों से ऊपर है, वो निर्दलीय चुनाव जीतता है। या जो पार्टी ने प्रत्याशी दिए हैं कांग्रेस भाजपा ने, उसके विरुद्ध यदि सबका समर्थन मिलता है तो निर्दलीय जीतता है, अदरवाइज जीतने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए ये मान के चलना चाहिए कि जो पार्टी के निर्णय के विरुद्ध जाता है उसको जनता भी स्वीकार नहीं करती, कार्यकर्ता भी स्वीकार नहीं करते। ये एक बहुत सामान्य फंडा है, मैं लंबे समय से इस बात देख रहा हूँ। नहीं, खेल बिगाड़ना नहीं ब्रजेश जी, आप देखिए उनकी अपन काउंटिंग में मिलेंगे, काउंटिंग के बाद आप भी मुझे बुलाओगे, मैं भी आपके साथ बात करूंगा। 200-250 से ज्यादा वोट नहीं लेता। और ये बात लेकिन हम मतलब ओवरऑल चुनाव की बात कर रहे हैं ब्रजेश जी, का मतलब है क्योंकि हमने पिछले विधानसभा चुनाव में आप देखिए ग्वालियर का उदाहरण है, हमारे पास दमोह का उदाहरण है कि जितने वोट बीजेपी के बागियों ने लिए
उतने से ही जो बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी हैं वो उनकी हार हुई है। चाहे हम जबलपुर की बात कर लें, धीरज पटेरिया, समीक्षा गुप्ता या रामकृष्ण कुसमारिया की बात कर लें हम। मनोज जी, वो समीक्षा आप और हमने करी थी तो उसमें उनको ये कहा गया था कि ये टिकट वितरण में गलती हुई है। आज भी यदि टिकट वितरण में मेरे स्थान पर आपको और आपके स्थान पर मुझे देकर के गलती की होगी तो चुनाव में उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। लेकिन पार्टी ने 3 बेस्ट में से एक को टिकट दिया है, चाहे कांग्रेस ने दिया हो या भाजपा ने दिया हो। मैं दलीय बात नहीं कर रहा हूँ। 3 बेस्ट हमारे सामने रखे, 3 सुपर कार्यकर्ता रखे, उसमें से किसी एक को ही टिकट दिया जाएगा। तो वो 2 यदि बागी होते हैं तो वो नुकसान में रहेंगे आने वाले समय में। बिल्कुल जनता नहीं स्वीकार करती, क्योंकि जनता कहीं न कहीं दलीय प्रतिबद्धता के साथ, वैचारिक समर्थन के साथ बंधी रहती है। आप ये देखिए कि जो भाजपा को वोट देने वाले लोग हैं, उन्हें दल से क्या लेना देना। वो तो वहां जाकर के कमल के फूल का चिन्ह देखते हैं, उस पर मोहर लगा के आते हैं। जैसे कांग्रेस को वोट देना, वो हाथ का पंजा देखते हैं, उस पर मोहर लगा करके आते हैं या उसका बटन दबा करके आते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपको आज कह रहा हूं, जनता बहुत जागरूक हो गई है। ये बात, एक चीज जरूर मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो मेरी सारी बातों के शायद जो है विपरीत दिख सकती है, कंट्रोडक्टरी दिख सकती है। आज दलीय व्यवस्थाओं पर एकाधिकार हो गया और वो एकाधिकार जो है वो कहीं न कहीं असंतोष का कारक बनता है। यदि कांग्रेस में टिकट देना हो तो कमलनाथ जेब से निकाल करके दे सकते हैं। यदि भाजपा में टिकट देना हो तो 3 या 4 लोगों से ज्यादा की स्थिति नहीं है। पहले हमने चुनाव कमेटी को बैठते हुए देखा करते थे, वो बैठ के निर्णय होती थी। चुनाव कमेटी के लोग जो हैं वो उसके अंदर नाम सुझाते थे। आपने एक नाम प्रस्तुत किया तो मैं दूसरा नाम देता था, उस पर विचार होता था, एक नाम होता था। आजकल तो एक फाइनल लिस्ट बनती है, चुनाव समिति जाके कह दी हाँ जी जो सूची आ गई वो फाइनल है। ये जो गिरोहबंदी है, ये राजनीतिक दलों में जो गिरोहबंदी हुई है, इसके कारण असंतोष ज्यादा देखने को मिल रहा है। फिर दूसरी बात एक सबसे बड़ी ये हो रही है कि कार्यकर्ता जो बाहर से आया है, बाहर से आया से तात्पर्य कोई विलायत से नहीं आया हो, अन्य दलों के लोगों का भाजपा में जो समायोजन हो रहा है, हम ये नहीं कहेंगे कि उनको अधिकार नहीं चुनाव लड़ने का, उनको भी अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन उसका खामियाजा जितने लोगों को भोगने को मिल रहा है और आज टिकट किसी दूसरे को व्यक्ति को मिल गई, तब जो है वो पूर्व विचार के लोग नाराज होकर के एक प्रत्याशी को खड़ा करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, फिर उदाहरण देकर के मैंने मोनू गोयल का नाम लिया था। मेरे देखते देखते मेरी आंखों के सामने भाजपा का विधायक, भाजपा का पूर्व विधायक, महापौर का प्रत्याशी उस व्यक्ति को जितवाने में लगे थे और वो निर्दलीय जीता था। सुनील पांडे को दिग्गज जो भाजपा का कार्यकर्ता है उसको उसने 150 वोटों से हराया था। आज हौसले ही है कि आज उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही। तो ये जो परिस्थितियां राजनीति की एक अलग है। अदरवाइज सामान्य व्यक्ति को चुनाव जीतना बहुत कठिन होता है। चुनाव पैसे का खर्चा बहुत बढ़ गया, चुनाव के अंदर समर्थन बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। आपका जो है लोकप्रियता यदि व्यक्तिगत है तभी आप चुनाव जीत पाते हैं, वरना आगियों बागियों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी ब्रजेश जी, अगर फर्क नहीं पड़ता, और जो हमने के मिश्रा को भी सुना, जो वो कह रहे थे कि हम बागी नहीं मानते हैं, विचारधारा के खिलाफ नहीं लड़ रहा वो, लेकिन वो पार्टी भी 3 दर्जन बागियों को निकाल देती है। दिग्विजय सिंह खुद निर्देश देते हैं जो पार्टी लाइन के खिलाफ जो उम्मीदवार खड़ा है उसको पार्टी से निकाल दिया जाए। तो ये 2 चीज़ें हो गई। बीजेपी ने भी 200 लोगों पर कार्रवाई कर दी है। 7 ऐसे भी उम्मीदवार हैं दोनों दल के, 4 कांग्रेस से और 3 बीजेपी से, जो पार्टी से बगावत करके महापौर का चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे वो बीजेपी के हम कटनी की बात कर लें या कांग्रेस से सतना की सईद अहमद की, उन्होंने तो एक नया दल ज्वाइन कर लिया है, या सचिन रुचि गुप्ता की हम बात कर लें, ऐसे तमाम लोग हैं। तो जो शर्मा जी कह रहे हैं कि अगर पार्टी लाइन के हिसाब से टिकट मिलता या केवल पब्लिक वोटर सिंबल देखकर वोट डाल देती तो शायद तो फिर ऐसी कई सारी पार्टियों का सफाया हो जाता, या इन पार्टियों को कदम नहीं उठाना पड़ता, या इन पार्टियों को ऐसा लगता है कि हमारी विचारधारा इतनी मजबूत है, सांगठनिक रूप से हमारे कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है और जो वोटर है कमिटेड है, तो फिर लड़ने दीजिए। उनको क्यों निष्कासित कर रहे हैं कि उनका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिस दिन नतीजा आएगा उस दिन उस नेता की हैसियत पता चल जाएगी जिसने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ा हो। देखिए मनोज जी, शर्मा जी की बात से हम शुरुआत करें तो शर्मा जी का जो कहना है कि बागी नुकसान नहीं पहुंचाते, वो काफ़ी हद तक हम बीजेपी में देख सकते हैं कि बीजेपी का एक वोटर होता है, कमिटमेंट करता है वो जिससे, और पार्टी का सिंबल देखता है और उस पर मोहर लगा देता है, वोट डाल देता है। लेकिन कांग्रेस से इसको भिन्नता से देखना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस में संगठन नहीं होता, कांग्रेस के अपने कार्यकर्ता नहीं होते, वो नेता के कार्यकर्ता होता, नेता के पट्टे होते। तो यदि नेता गया तो उसके कार्यकर्ता चले गए। तो निश्चित तौर पर यदि कांग्रेस में कोई बागी खड़ा हुआ है
तो उसमें क्षमता ज़्यादा है नुकसान करने की पार्टी के लिए बीजेपी की तुलना में। बीजेपी और बागियों पे जो कार्रवाई की जो बात आपने कही, कार्रवाई करना, यदि किसी संगठन में आपको अनुशासन बरकरार रखना है तो आपको बाकायदा उस पर कार्रवाई करना पड़ेगी। नहीं तो इस तरह से आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो हर दूसरा तीसरा व्यक्ति स्थिति हो जाएगी, बागी बनने लगेगा और पार्टी को नुकसान पहुंचाने लगेगा। तो एक डर जरूरी है, डर से ही अनुशासन आता है। हमने देखा था दिग्विजय सिंह ने एक समय में मनोज जी फ्री फायर आल कर दिया था, जाइए जिसमें जितनी ताकत होगी जीत कर आ जाइए, कोई चुनाव चिन्ह नहीं दिया था। और हमने मध्य प्रदेश में ही देखा था, इस भोपाल में ही देखा था कांग्रेसियों की क्या हालत हो गई थी। एक एक पार्टी से 2-2, 3-3 मैदान में थे और कांग्रेस का सफाया हो गया। तो आप देखिए कि वो परिस्थिति अजमा के देख ली। ताकत पार्टी को सब पता है कि किसकी क्या ताकत है, लेकिन वो ताकत पार्टी के साथ मिलकर मजबूत हो जाती है। 1 से 1 2 नहीं होते, 11 हो जाते हैं। लेकिन यदि आप पार्टी ने खुला छोड़ दिया तो पार्टी का वोट तो बढ़ जाएगा ना मनोज जी। तो वो वोट जो पार्टी पीछे खड़ी रहती है, प्रत्याशी और पार्टी की ताकत मिलकर जो जीत सकते हैं, उसमें नुकसान हो जाता है। जब पार्टी एक निष्कासित कर देती है किसी व्यक्ति को, यदि पार्टी से निकाल देती है 6 साल के लिए बागी को, तो आप सोचिए कि जो अधिकृत कार्यकर्ता हैं वो उसके साथ दिखाई नहीं देंगे। यदि आप उन पर कार्रवाई नहीं करोगे तो मान चला कि आपके कार्यकर्ता ही 2 जगह बट गए, वो भी तो बीजेपी का ही है, निर्दलीय है, उसको टिकट नहीं मिला, उसके साथ सहानुभूति होगी, उसके अपने समर्थक होंगे, वो उसके साथ चले जाएंगे। लेकिन जब पार्टी कार्रवाई करती है तो वो भले ही उसके समर्थक हों, वो भी उस चाबुक से डर के वजह से अधिकृत के साथ घूम जाते हैं। तो ये वजह रहती है, इसलिए कार्रवाई तो मुझे लगता है कि वाजिब है। रही बात जो शर्मा जी कह रहे थे कि बागी नुकसान नहीं पहुंचाते, यदि बागी देखिए आप रुचि गुप्ता जैसा हो, जिसका नाम आपने लिया था ग्वालियर में, वो कभी कांग्रेस में थी, फिर बीजेपी में आ गई, युवा महिला मोर्चा में, इसके बाद उनको टिकट नहीं मिला तो वो बागी हो गई। अब ये सवाल हो सकता है कि वो किसको नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि कांग्रेस की पृष्ठभूमि से मुझे लगता है कि वो बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। बीजेपी के जो यदि शर्मा जी कह रहे हैं दिग्गज नेता यदि उनके बैक सपोर्ट में हैं और वो मदद करते हैं, तब जाकर वो कहीं नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसी तरह कटनी में हम देख रहे हैं, कटनी में भी बीजेपी की बागी खड़ी हुई है, तो वो क्यों नुकसान पहुंचा पाएंगे? उसकी वजह भी ये है कि कटनी में आपने किसी के कहने पर टिकट दिया, पार्टी ने नहीं। जिस तरह हमने देखा है कि बाद में ये डिसाइड हुआ कि कौन किसको जितवा सकता है। यदि आप पार्टी से नाराज व्यक्ति, तो हमने छिंदवाड़ा में देखा है कि बीजेपी ने अपने बागी को बिठा लिया, लेकिन कांग्रेस अपने बागी को नहीं बिठा पाई। तो ये अलग अलग जगह कितना इफेक्ट करेंगे। और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ओबीसी की भी एंट्री हो गई है। हम देख रहे हैं बसपा से यदि सईद अहमद की आप बात कर रहे हैं, सतना में वो कांग्रेस से बागी हुए हैं, तो और बसपा का वोट बैंक उनके साथ है, तो वो त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ कर दिया है। और ओबीसी के आने की वजह से भोपाल में तो भले ही उनका उम्मीदवार ना हो, लेकिन पार्षद लड़ रहे हैं, उनका उम्मीदवार पर तो आरोप लग रहे हैं कि मतलब ओबीसी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नहीं है, उस पर आरोप लग रहे हैं कि उनको बिठा दिया गया जबरदस्ती से। तो ये 2 दलों के मैदान में आने से, चाहे वो जबलपुर हो या हम देख रहे हैं सतना हो, कुछ सीटों पे ऐसा मुकाबला दिख रहा है। वो भी इस वजह से दिख रहा है कि वहाँ पे बागी हैं और जिनको सक्षम माना जा रहा है, यदि पार्टी एक सपोर्ट में है, चाहे वो कांग्रेस का बागी है, यदि ये खेल बिगाड़ सकते हैं। खेल बिगाड़ने से मतलब जब मुकाबला करीबी होता है मनोज जी, तो हम देखते हैं कि 50, 100, 1000, 2000 वोटों से हार जीत हो जाती है। हमने तो मध्य प्रदेश में 1 वोट से विधायक बनते और हारते देखा है। राजस्थान में हमने देखा। शर्मा जी, जहाँ से आपने ख़त्म किया वहीं से शुरू करते हैं। कमिटेड वोटर की बात की थी, लेकिन आपको नहीं लग रहा, हमने देखा जो पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, जो बिना सिंबल के हो रहे हैं, लेकिन ये पता है कि कौन किसका समर्थक है। वो बड़े बड़े तीरंदाज जो बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके परिवार वालों को वोटरों ने घर बिठा दिया, अच्छे मार्जिन से उनको चुनाव हरा दिया। तो इसका मतलब है कि कई बार वोटर पार्टी देखकर चुनाव नहीं वोटिंग नहीं करता, वो देखता आदमी कौन अच्छा है, उसके साथ कौन खड़ा है। छोटे स्तर पे पार्षद की अगर हम बात करें, ग्राम पंचायत की, नगर पंचायत की बात करें, जिला पंचायत की बात करें, हम देख रहे हैं कि भोपाल में जब बीजेपी का वर्चस्व है, लेकिन कांग्रेस समर्थक लोगों के ज़्यादा जीतने की खबरें आ रही हैं। इंदौर में कांटे का मुकाबला है, ग्वालियर में बीजेपी को बढ़त है, नरसिंहपुर में बढ़त है। तो ये सारी चीज़ें भी बताती है कि वोटर भी बहुत होशियार हो गया, उसको पता है कि पार्टी चाहे टिकट किसको दे, उसको पता है कि उसको किसको वोट करना है। 2 बातें हमें अलग अलग देखना पड़ेंगी मनोज जी। पहली बात यह है कि जो पंचायतों के चुनाव है, ये सिंबल के आधार पर नहीं है। तो यदि मान लो मैं कांग्रेस को वोट देता हूं और मुझे वहां जाके कांग्रेस का सिंबल नहीं दिखाई देता तो मैं फ्री हो गया। मैं भाजपा को वोट देता हूं, मुझे भाजपा का सिंबल दिखाई नहीं दिया तो मैं फ्री हूं, फिर तो मैं जो मेरे को पसंद आएगा उसको डालूंगा। तो जो मानसिक रूप से लोग हैं, जिनको दलीय दृष्टि से वोट डालते हैं, जो लोग जिनका दूसरी बात सुनी नहीं जाती, वो कांग्रेस को देंगे या भाजपा को देंगे, ऐसी बात सुनी नहीं। इन लोगों के बारे में मैंने ये टिप्पणी की थी, क्योंकि ये पंचायत के चुनाव और जो परिषद के चुनाव है उनके लिए लागू नहीं होती।
निकाय चुनाव में, अब जिला पंचायत के चुनाव है वहां ये लागू होती है, क्योंकि वहां जो है आपको सिंबल मिलेंगे। और मैंने जो बात कही वो निकाय चुनाव में लागू होती है। ब्रजेश जी ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं उनकी तारीफ करता हूं कि संगठन की जो एक धाक है, जो ये कह सकते हैं ना ओरा है, उसको बचाए रखने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है। बिल्कुल। बाकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं फिर अपने स्टैंड पर कायम हूं कि जनता के दिमाग में ये बात फिट है और वो ये तय करती है कि हमें इस बार किसके पक्ष में जाना है। आप देखिए कमलनाथ जी जब आए थे तब उनने बहुत बड़ा ओरा बनाने की कोशिश की थी कि मैं तो बहुत बड़ा रणनीतिकार हूं और मैं तो ऐसा कर दूंगा और मैं तो तान तारे तोड़ करके ले आऊंगा, छिंदवाड़ा मॉडल कर दूंगा मैं, ये सब। जनता ने उनको स्पष्ट बहुमत नहीं दिया, केवल 5 सीटों का अंतर था। और मैंने आपके चैनल पर भी बोला था, मैंने आपसे व्यक्तिगत चर्चा में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नाराज है, इसलिए ये सीटें कम हो रही हैं। और ये पहले 40 सीटें कम थी मनोज जी, लास्ट में 5 सीटों का अंतर बचा था, पहले 40 का गैप था। मैं दावे से कह रहा हूं, ये मेरा आकलन था, मैंने बड़े लोग महत्वपूर्ण लोगों तक ये बात पहुंचाई थी। पर जब कार्यकर्ता को हम मध्य प्रदेश में उस समय, मैं आपको थोड़ा टोक रहा हूँ कि हम इकलौते ऐसे चैनल थे जिसने अपने एग्जिट पोल में बताया था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार जा रही है, और लगभग सीटें उतनी आई जितनी हमने बताई थी, उससे 2 ज़्यादा आई थी बीजेपी की। मैं वही कह रहा हूं कि उस समय ये था कि कार्यकर्ता जब मतदाता को ये समझाने जाता था कि देखो भाई ये तो कब्जा कर लिया और ये तो ऐसा बन गया और ये देखो जिनको चाहते हैं उन्हीं को करते हैं, हम लोगों को बरसों हो गई, हमारी पीढ़ियां खपती, हमको कुछ नहीं मिला। आखिरी टाइम पर लोगों ने डांटना चालू कर दिया, ये पार्टी का गद्दार। मैंने ये संदेश दिया था, मेरे जो सूत्र हैं मध्य प्रदेश भर में जो यूनियन की दृष्टि से मान सकते अदर, उनने ये कहना चालू कर दिया कि कार्यकर्ता ने धमकाना चालू कर दिया है तो सीटें बढ़ने की संभावनाएं मैंने व्यक्त की थी और स्थिति ये बनी थी। मैं यही आपसे अब कह रहा हूं कि कमलनाथ जी का ओरा 15 महीने में समाप्त हो गया, वो कुछ कर पाएंगे ऐसी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि छिंदवाड़ा को सबसे ज्यादा बजट गया है। मनोज जी आपको याद है जब आपके पास छिंदवाड़ा मॉडल था तब आपने हजारों करोड़ रुपया छिंदवाड़ा को दे दिया, इसका मतलब काय का मॉडल था, तो फुग्गा था, गुब्बारा था जिसकी हवा निकल गई। तो ये जो परिस्थितियां हैं, तो जनता को ये समझ में आता है कि ना किसान का कर्ज माफी कर पाए, ना छिंदवाड़ा मॉडल का ABCD शुरू कर पाए, छिंदवाड़ा का सी नहीं कर पाए थे शुरू, और छिंदवाड़ा को ही पैसा देते रहे। इसका मतलब ये हो गया कि वो केवल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को पुख्ता करना चाहते हैं, उनका प्रदेश के तो ब्रजेश जी जो शर्मा जी कह रहे हैं वो अपने आप में 100% सही बात है, लेकिन सवाल यही है कि जिन 16 नगर निगम की हम बात कर रहे हैं वहाँ बीजेपी के महापौर थे, अगर वहाँ का जो प्रत्याशी है वो कुछ चीज़ वादा करेगा तो सवाल तो उससे भी पूछा जाएगा ना कि आपने ये क्यों नहीं किया था। हमने देखा भोपाल में जब टिकट मिलता है महापौर का तो वो कहती हैं बीजेपी की उम्मीदवार कि मैं सबसे पहले जो नगर निगम का करप्शन ख़त्म करूँगी, तो उनका निशाना कौन होता है? क्या आलोक शर्मा होते हैं, कृष्णा गौर होती हैं, कौन होता है? ऐसे तमाम सवाल। इंदौर की बात हो रही है, स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, हमने कल भी इस बात का जिक्र किया था कि जब वहाँ 1 घंटे पानी गिरता है तो सड़कें लबालब हो जाती है। बिजली आप भोपाल में देख लीजिए कि दिन में 20-20 बार कटौती हो रही है। तो बगावत के साथ साथ ये भी तो मुद्दे हैं कि जब वोटर जब जाएगा तो उसको समझ में आएगा कि जो घर से बाहर निकल रहा है तो गड्ढों का सामना हो रहा है, बिजली नहीं मिल रही है उसको। जी ये संदेश जाना चाहिए आपके माध्यम से। हमारे क्षेत्र कोलार में तो रोजाना रात में 3:30 बजे बिजली कट होती है और 4:30 बजे आती है। रोज ऐसा लगता है जैसे कोई योजनाबद्ध तरीके से व्यक्ति आता है और काटता है। वो स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे ताकि आप जल्दी उठ जाइए, मॉर्निंग वॉक करिए और आराम से सो जाइए। जी ब्रजेश जी। मनोज जी, हम देख रहे हैं 7.5 साल हो गए, नर्मदा जी में से बहुत सारा पानी बह गया, और यदि हम कोरोना काल को देख लें उसके बाद के जबकि महापौर नहीं रहे, पार्षद नहीं रहे, तो नगरीय निकाय शहरी क्षेत्रों की बात हम कर रहे हैं। यहाँ का मतदाता समझदार है, वो जानता है कि पिछले 2.5 साल से ना महापौर है ना पार्षद है, सरकार अधिकारियों के भरोसे सब कुछ चल रहा है। तो निश्चित तौर पर यदि उसकी ये नाराज़गी अधिकारियों के प्रति होगी तो वो खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिर वो ये भी देखता है मनोज जी कि पिछले जब बीजेपी की परिषद थी, बीजेपी का महापौर था, तब कैसे हालात थे नगर निगम में, तब क्या सुविधाएं मिल रही थी। तो निश्चित तौर पर यदि सुविधाएं मिल रही होंगी तो मतदाता ये देखकर वोट डालता है। साथ में हमने देखा चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, निकाय चुनाव हो, मनोज जी, मतदाता जैसा आपने भी कहा पहले, शर्मा जी भी बोल रहे हैं कि मतदाता बड़ा समझदार हो गए। वो पार्टी भी देखता है और ये भी देखता है कि किसको चुनने से काम हो सकता है। एक आप जुमला चला बड़े तौर पर, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे अन्य राज्यों में, डबल इंजन की सरकार। आप सोचिए कि मतदाता जानता है कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है,
किसकी सरकार की संभावना है, किसके विधायक मंत्री हैं, तो परिषद यदि किसकी बनेगी तो ज़्यादा फायदा होगा मुझे लगता है। और जब वो देखते हैं कि हम देख रहे हैं कि जब दूसरे की परिषद बन जाती है, दूसरे का महापौर बन जाता है, तो वो काम नहीं कर पाता, सरकारें अड़ंगा लगाती हैं। ये जग जाहिर है, कोई इसको कहने में संकोच भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल। कि यदि विपक्ष का पार्षद है, विपक्ष का विधायक है, तो आप देखिए उसके क्षेत्र में काम नहीं हो। एक आध दो ऐसे उदाहरण हो सकते हैं कि कमलनाथ के क्षेत्र में काम हो रहा है, दिग्विजय सिंह के क्षेत्र में काम हो रहा है, दिग्गजों के क्षेत्रों में काम हो जाते हैं कि वो सरकार की खिंचाई ना करें। लेकिन आप देखिए परिस्थितियां वैसी ही होती हैं, तो जनता भी समझ रही है कि किसको चुन दो अपने क्षेत्र में काम होने लगेगा, और सरकार भी वैसे ही कहती है कि हमारे व्यक्ति को चुन दीजिए, आपके क्षेत्र में विकास की गंगा बहा देंगे। वो ये नहीं कहती कि किसी को भी चुन दीजिए, हम तो बैठे सरकार में, हम बैठे लेकिन ये भी तो है ना कि चुनने और चुनने में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अब देखना है कि जनता चुनती है या चुन देती है। बहरहाल समय इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए चर्चा को ये विराम देना होगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती दोनों दलों के सामने है। बागियों पर पलटवार किया जा रहा है, उन पर एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन सवाल वही है कि क्या इसके लिए देर नहीं हो गई, या क्या इन बागियों को समझाया नहीं जा सकता था, या इससे सबक लेकर अगले चुनाव में ऐसा कोई फार्मूला निकाला जाए जिससे जो योग्य उम्मीदवार है उसका हक ना मारा जाए, उसको बगावत ना करना पड़े, उसको पार्टी के निर्णय के खिलाफ सड़कों पर ना उतरना पड़े। तो शायद अगर ये दोनों दल कर पाते हैं तो दोनों दलों के हित में भी रहेगा, प्रदेश के हित में भी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।